हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। आज की अपनी इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके का पार्ट 17 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश जीके का जो पार्ट 17 है, इसके अंतर्गत हम जो हाल ही में 16 अगस्त 2020 को एक HPPSC के द्वारा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीजीटी हिस्ट्री का जो कमीशन था उसको लिया गया 16 जुलाई को। टोटल उसमें 85 क्वेश्चन थे। उसमें से 10 क्वेश्चन जो थे वो हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड थे, तो उनकी एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस। तकरीबन जो मैंने 16 वीडियो अपलोड किए हैं हिमाचल प्रदेश जीके की, उनमें से 9 क्वेश्चन जो थे वो उन्हीं वीडियोस में से रिपीटेड थे। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो हिमाचल प्रदेश जीके की एनालिसिस है उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो दिस जो एनालिसिस इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल एग्ज़ाम हेल्ड इन HP, चाहे वो पुलिस का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, JBT के कमीशन का हो, टेट का हो, या वेरियस अदर एग्जाम्स जो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट होते हैं और उनमें हिमाचल प्रदेश जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इस एग्जाम की एनालिसिस करते हैं आज हम। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था वो था कि सुकेती झील ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से स्थित है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये झील बेसिकली स्थित है? तो शिमला में है, कुल्लू में है, सिरमौर में है या फिर चंबा में है? तो मैंने आपको बताया सुकेती बेसिकली एक जगह है। जब आप जो सिरमौर वाले हैं उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट रहा कि उनके एरिया से क्वेश्चन आ गया। सुकेती जो है वो एक जगह है नियर नाहन के नजदीक एक जगह पड़ती है सुकेती। वहां पर आपको देखने को मिलती है सुकेती झील के किनारे भारत का सबसे पुराना, इनफैक्ट मैं कहूं कि भारत या एशिया का सबसे पहला जो फॉसिल पार्क है, जीवाश्म पार्क, वो सुकेती में ही है और उसका नाम है शिवालिक फॉसिल पार्क, शिवालिक जीवाश्म पार्क। क्योंकि ये कहां पर है? सुकेती जगह पर है, इसलिए इसको सुकेती जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो सुकेती एक जगह है, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, कहां पर है? नाहन। अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछा तो नाहन और जिला पूछा तो सिरमौर। तो इस एग्जाम में हम पूछा था किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सुकेती और इसी सुकेती फॉसिल के जो हमारा पार्क है उसी के एरिया में हमारे पास एक झील भी है जिसका नाम है सुकेती झील। तो ये कहां पर हुई? फिर ये भी तो सिरमौर में ही हुई है ना, नाहन वाले एरिया में। तो ऑप्शन सी। ठीक है, सिरमौर में बेसिकली आपको 2 झीलें देखने को मिलेंगी, दोनों की दोनों नेचुरल लेक्स हैं। कौन कौन सी? एक है रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और दूसरी है सुकेती झील। और सुकेती झील जो है वो किस नदी के किनारे है? तो मार्कंडेय नदी, इस नदी के किनारे है सुकेती झील। ठीक है, तो ये रही हमारे पास सिरमौर की 2 लेकें, उनकी इमेजेस। ठीक है, एक है रेणुका लेक, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है रेणुका। 2.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और इसकी शेप दिखती है एज इट इज की ऐसे लगता है जैसे कोई सोई हुई महिला हो, सोई हुई महिला की आकृति के समान इसकी शेप दिखती है। और ये रही सुकेती लेक नाहन में। इसी के इर्द गिर्द है सुकेती जीवाश्म पार्क जिसको हम शिवालिक फॉसिल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके रेणुका लेक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, 672 मीटर का इसका अल्टीट्यूड है और लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश है जिसकी सरकमफ्रेंस परिधि, जो इसकी परिधि मीन गोलाई, इसका आप चारों ओर चक्कर लगाने में आपको 3214 मीटर का सफर तय करना पड़ेगा। गॉडेस रेणुका से संबंधित हैं ये। यहाँ पर आपको बोटिंग सुविधा देखने को मिलेगी, रोड से के साथ ये कनेक्टेड है।
लायन सफारी और जो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। एनुअल फेयर होता है यहाँ पर नवंबर में, इंपॉर्टेंट थिंग। और एक रामसर साइट घोषित किया गया था इसको 8 नवंबर 2005, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और रेणुका जो थी वो भगवान परशुराम जी की माता थी, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। इसी के साथ हम इस पार्क को भी डिस्कस कर लेते हैं, शिवालिक जीवाश्म पार्क। कहां पर है ये? सुकेती में। और सुकेती कहां पड़ती है? नाहन में। क्योंकि ये वाला पार्क जो है वो सुकेती में है, इसीलिए इसको सुकेती फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको होता क्या है बेसिकली 19 फॉसिल पार्क क्या होता है? फर्स्ट थिंग कि फॉसिल या जीवाश्म होते क्या हैं, जीवाश्म पार्क होते क्या हैं? तो जीवाश्म पार्क बेसिकली वो होते हैं जहां पर हमें जो पौराणिक या हमसे जो प्री हिस्टोरिक काल था, जब मैन जो है वो डेवलपमेंट के पथ पर अग्रसर हो रहे थे, तो उस काल के दौरान के जो जानवरों के अवशेष मिलते हैं उस जगह को डिक्लेयर किया जाता है जीवाश्म पार्क। जीवाश्म मीन अवशेष मिलते हैं, जो पुराने समय में चीजों के जहां पर अवशेष मिलते हैं उसको कहा जाता है जीवाश्म पार्क, है ना, जीवाश्म। तो सुकेती में क्या हुआ है कि प्री हिस्टोरिक काल में 1972 में क्या हुआ कि जो सुकेती जगह है वहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1972 में जो प्री हिस्टोरिक काल के जानवर थे उनकी कुछ जीवाश्म मिले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 23 मार्च 1974 को इस जगह में एक फॉसिल पार्क, जो जीवाश्म पार्क है, उसको बनाया। किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया इसको। 1974 में इसको सेटअप कर दिया। कहां पर है ये? सुकेती नाहन। और सुकेती झील हो या सुकेती जीवाश्म पार्क हो, ये दोनों ही मार्कंडेय नदी के किनारे स्थित है। मार्कंडेय, ठीक है, मार्कंडेय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, मार्कंडेय नदी। ये रही कुछ उसकी इमेजेस। ये सुकेती फॉसिल पार्क में कुछ जो है वो इस तरह की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, वहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि ये दर्शाते हैं कि इस जगह पर जो प्री हिस्टोरिक काल था उस काल के दौरान यहाँ पर इस तरह के जानवरों के जो अवशेष हैं वो मिले हुए हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े जानवर रहे हैं इस तरह। और ये इसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन। जो शिवालिक फॉसिल पार्क है बेसिकली, सुकेती तो एक जगह है, जगह के कारण इसको सुकेती फॉसिल पार्क के नाम से भी जान लिया जाता है। और इसको सेटअप किया जाता है 23 मार्च 1914 को बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सेटअप किया जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में कि तांतगिरी जो जलधारा है, जो वाटर स्ट्रीम है या जो खड्ड है, वो किसकी सहायक नदी है? तो मैं इनफैक्ट इस क्वेश्चन का ये मतलब था कि जो तंतगिरी जल जो इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी है? व्यास की है, रावी की है, सतलुज की है, यमुना की है। तो देखो मैंने आपको बताया है बादल और तंतगिरी, हमने पढ़ा था बादल, और ये प्रीवियस पार्ट में काफी डिटेल से डिस्कस करवाया था मैंने आपको। बादल और तंतगिरी दो हिमखंड हैं। जब आप बड़ा बंगाल जो कांगड़ा में पड़ता एरिया वहां पर जाओगे तो आपको ये दो हिमखंड देखने को मिलेंगे, एक का नाम है बादल और एक का नाम है तंतगिरी। जब ये दोनों पिघलते हैं तो इनसे बनती हैं जलधाराएं, जलधाराएं। इनफैक्ट मैं कह दूं कि नाले बन जाते हैं इनको पिघलकर, ठीक है। और जब ये इन दोनों ही नालों का पानी, जो इन दोनों ही नालों के पानी जब आपस में मिल जाता है तो उद्गम हो जाता है किसका? रावी नदी का, रावी नदी, ठीक है। तो बादल और तंतगिरी ये किसकी ये जो जलधाराएं हैं वो किसकी सहायक नदी हैं? रावी की। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। डिस्कस करते हैं हमने रावी नदी के बारे में, क्योंकि डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं तो एक बार रावी नदी को फिर से डिस्क्राइब कर लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको कुछ इसके रावी नदी के बारे में जानने सीखने को मिले। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पार्ट से उठाया है, वहां पर मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था, टेट का हुआ था, आई थिंक टीजीटी आर्ट्स का। तो इरावती, इरावती संस्कृत में किस जो नदी को कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इरावती जो है वो संस्कृत नाम है किसका? रावी नदी का, रावी नदी का, ठीक। डिस्कस करते हैं। देखो रावी नदी जो है इसके प्राचीन काल में देखो वैदिक प्राचीन काल में दो तरह के या तो वेद रहे हैं या संस्कृत ग्रंथ रहे हैं। तो वैदिक काल में इस नदी को कहा गया है पुरुषनी, पुरुषनी, और संस्कृत में इस नदी को कहा जाता है इरावती,
इरावती। ठीक है, इसका उद्गम होता है जिला कांगड़ा से। जिला कांगड़ा में कहां से? धौलाधार पर्वत श्रृंखला में, या जिसको हम मौलाक पर्वत भी बोलते हैं। धौलाधार में 2 मात्राएं, तो मौलाक में भी 2 मात्राएं ओ की। ठीक है, यहां पर एक जगह है बड़ा बंगाल, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये बड़ा बंगाल। इस क्षेत्र में स्थित है 2 हिमखंड, बादल और दंतगिरी। जब ये पिघलते हैं तो इससे जो नालों, इस नालों के पानी से उद्गम होता है आपकी रावी नदी का, रावी नदी। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? बादल, दंतगिरी जो इस एग्जाम में पूछी गई थी, उसके अलावा सियूल, बैरा, चिड़चिंद नाला, चतराड़ी, साल, बलजेड़ी, बुधिल, बुधिल या बोडिल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, तो रिमेंबर दिस। इसकी हिमाचल प्रदेश में लंबाई है 158 किलोमीटर। 158 किलोमीटर का सफर तय करती है हिमाचल प्रदेश में। कुल 720 इसकी लंबाई है, लेकिन उसमें से 158 किलोमीटर का जो सफर है वो इसका हिमाचल प्रदेश में रहता है। इसके किनारे जो बसे शहर हैं वो है एक चंबा, चंबा शहर, और एक है भरमौर। भरमौर को कहा जाता है लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स। ठीक है, तो ये दो शहर हैं वो रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। देखो, पूछे जा चुके हैं। चंबा शहर रावी नदी के राइट हैंड किनारे पर स्थित है। चंबा जो शहर है वो रावी नदी के राइट हैंड साइड, दाएं किनारे पर स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, ये दाएं किनारे पर स्थित है। ये रही उसकी इमेज, यहां से ये रही उसकी इमेज। देखो, ये है रावी नदी, यहां से होते हुए आगे आ रही है, और यहां से अगर आप खड़े होके देखेंगे तो ये रहा चंबा शहर। ये जो चंबा शहर, तो जो चंबा शहर है, यही तो वो बताना चाहता है कि जो चंबा शहर है वो रावी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, सेकंड फैक्ट, खेरी नामक स्थान पर, खेरी ये एक जगह है चंबा में, खेरी, वहां पर ये चंबा को छोड़कर, इनफैक्ट मैं कहूं चंबा और हिमाचल प्रदेश दोनों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, थर्ड फैक्ट कि रावी नदी जो है वो पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला, इन दोनों को अलग करने का काम करती है रावी नदी। इसी से डिसाइड होता है पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखला का जो एरिया है। बेसिकली ये डिवाइडेशन का काम करती है इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को, है ना। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मेनली चंबा में फोकस्ड है, और धौलाधार पर्वत श्रृंखला आपकी मेनली कांगड़ा में फोकस करती है। ठीक है, पाकिस्तान में जाकर देखो, जम्मू कश्मीर में जाएगी, फिर चली जाएगी ये पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर ये मर्ज हो जाएगी सिंधु नदी। तो ये जो आपकी रावी नदी है वो भाग है सिंधु जल तंत्र का। ठीक है, तो इसके देखो कांगड़ा, फिर ये चंबा में जाएगी, फिर खेरी नामक स्थान से ये J&K में एंटर कर जाएगी, फिर पाकिस्तान में जाएगी, और पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में विलीन हो जाएगी, और अंततः अरब सागर में जाकर गिर जाएगी, अरब सागर। ठीक है, सेकंड थिंग, नेक्स्ट पॉइंट कि रणजीत सागर बांध, महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं, काफी मशहूर राजा रहे हैं रणजीत सिंह जी, जो उनके नाम पर एक बांध बना हुआ है पठानकोट में, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणजीत सागर बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी। ये रही उसकी एक इमेज, ये है रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध डैम। ये कहां पर है? पठानकोट में। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारी नदी रही रावी। नेक्स्ट, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में सफर तय करती है, एक है कांगड़ा और एक है चंबा। लेकिन मैक्सिमम पीपल यही सोचते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही मानना होता है कि रावी नदी सिर्फ चंबा की है। नहीं, रावी नदी का तो उद्गम स्थान ही कांगड़ा है, फिर चंबा में कहां से होगी? चंबा में है, लेकिन कांगड़ा में भी तो है, तो कांगड़ा को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इस पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं, जस्ट नाम याद रखना अपना। चमेरा 1, चमेरा 2 ये बन चुकी है, ब्यारा सियूल ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट मिलकर इसको रन कर रहे हैं। होली को स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, और कुछ प्राइवेट सेक्टर की हैं, लाइक से बुधिल पूछी जा चुकी है, हिब्रा, मछेत्री, कुठेर,
ये सारी प्राइवेट सेक्टर की हैं और भरमौर में है, और बड़ा बंगाल जो प्राइवेट सेक्टर की बनी हुई है रावी नदी पर, वो कांगड़ा में है। तो रिमेंबर दिस थिंग। कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में इससे रिलेटेड है, पूछे जा चुके हैं, वो डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आए तो हम गलत ना करें उनको। तो देखो, रणजीत सागर बांध ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी, अभी डिस्कस किया हमने, रावी नदी। 4 नदियां हैं, चिन्नाब, रावी, झेलम और सतलुज। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है? तो झेलम। झेलम झेलम कहां बहती है? जम्मू कश्मीर की नदी है ये बेसिकली, ठीक है। बड़ा बंगाल से हिमाचल प्रदेश की किस नदी का उद्गम होता है? तो बड़ा बंगाल से उद्गमित होती है रावी नदी। और बड़ा बंगाल जो एरिया है वो कहां पर है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? तो वैदिक काल में इसको कहा जाता था पुरुषनी, और संस्कृत साहित्य में इसको कहा गया है इरावती। इरावती इंपॉर्टेंट है ना, रिमेंबर दिस थिंग। बड़ा बंगाल नामक स्थान से बादल एवं दंतगिरी नामक ग्लेशियर युक्त धाराएं किस नदी की रचना करते हैं? तो ये तो हमने अभी पढ़ लिया, रावी नदी का, ठीक है। कौन सी नदी चंबा घाटी को 2 भागों में बांटती है? तो वो है रावी नदी। रावी नदी जो है वो चंबा घाटी को 2 इक्वल, देखो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो ये चंबा घाटी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और रावी घाटी को ही कहा जाता है दूध और शहद की घाटी, ये उसके उपनाम है। तो रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद रखेंगे। मूव करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा होता है पहाड़ी रास्ता, चंबा और 2 पहाड़ों को कनेक्ट करने वाला जो पहाड़ी रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। तो चंबा और पांगी को कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? चंबा और पांगी। पांगी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है, लेकिन ये काफी दूर है, तो इनको कनेक्ट करने वाला जो पहाड़ी रास्ता है उसके क्या नाम है? तो देखो, चंबा और पांगी को कनेक्ट करने वाले दर्रे हैं, एक है दराटी और एक है साज। एक है दराटी और एक है साज। तो दराटी तो ऑप्शन में था नहीं, पर साज तो था ना, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट टाइम दराटी भी हो सकता है, तो याद रखेंगे। देखो, चंबा के कुछ दर्रे हैं, जैसे ये एक और पूछा गया था कुगती दर्रा ऑप्शन बी में। तो कुगती दर्रा जो है वो भरमौर को लाहौल के साथ कनेक्ट करता है। इस पर तो गाना भी बना हुआ है ना। भरमौर को लाहौल के साथ कनेक्ट करता है कुगती। और मकोरी या मकोड़ी, यहां पर मकोरी लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम बुक्स में आपको मकोड़ी जोत या दर्रा की बात होती है। ये आपको कांगड़ा में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कांगड़ा में है। अच्छा, चंबा के दर्रे काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार चंबा के दर्रों में से ही क्वेश्चन बनता है, तो इनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। फिलहाल तो मैं इनको रिवाइज करवा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से करेंगे। देखो, वसोदन दर्रा आपको देखने को मिलेगा चंबा में, ठीक है। और वसोदन दर्रा चंबा को भटियात के साथ कनेक्ट करता है। तो वसोदन चंबा को भटियात के साथ कनेक्ट करेगा। एक दर्रा है भीम घसूतड़ी, ये दर्रा आपको कांगड़ा, अगर जिला पूछा कहां पर है तो कांगड़ा में, लेकिन ये कनेक्ट किन को करता है? तो चंबा को कांगड़ा के साथ कनेक्ट करता है भीम घसूतड़ी, ठीक है। एक दर्रा देखो छोबिया, कालिच्छो और दुग्गी जोत और कुगती, ये जो 4 दर्रे हैं ना, ये आप भरमौर से लाहौल जाने के पहाड़ी रास्ते हैं। कौन कौन से? छोबिया, कालिच्छो, दुग्गी जोत और कुगती। दुग्गी और कुगती, ये सारे के सारे भरमौर से आप लाहौल जाना चाहो तो आपको ये रास्ते मिलेंगे। अच्छा, अगर ये पूछे कि कहां पर है, तो फिर ये चंबा में। ऐसा क्यों? लाहौल में तो हो सकते हैं, कंफ्यूजन तो रहती है ना माइंड में कि क्यों लाहौल में क्यों नहीं है, क्योंकि लाहौल को कनेक्ट करते हैं तो लाहौल में। देखो, इन पहाड़ी रास्तों का जो मैक्सिमम एरिया है वो चंबा में है, इसीलिए इनको चंबा में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर एरिया ये चंबा में लाई करते हैं। भरमौर के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन लाहौल के साथ ये कनेक्ट करेंगे, लेकिन मैक्सिमम एरिया तो इनका चंबा में ही है ना, इसलिए इनको चंबा। अगर कनेक्ट करने की बात वो अलग है, लेकिन पूछा कहां पर लाई करते हैं तो अलग है। जैसे भीम घसूतड़ी, ये दर्रा कांगड़ा और चंबा को कनेक्ट करता है, तो इसको हम चंबा में भी तो बोल सकते हैं, पर नहीं, इसका मैक्सिमम एरिया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, तो ये कांगड़ा में लाई करेगा, ठीक है। कनेक्ट करता है वो अलग बात है, ठीक है। देखो, कांगड़ा और चंबा को कनेक्ट करने वाले कौन कौन से दर्रे हैं? भीम घसूतड़ी अभी डिस्कस किया, जालसू दर्रा, निकोड़ा और इंद्रहार,
ये 4 दर्रे आपको किस जिला में देखने को मिलेंगे? पर्टिकुलरली कांगड़ा में। लेकिन ये काम क्या करते हैं? ये चंबा और कांगड़ा को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये जो भीम गसूदड़ी है ये चंबा को कांगड़ा के साथ कनेक्ट करता है। जालसू, निकोड़ा और इंद्रहार ये कांगड़ा को भरमौर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इनमें से किसी एक के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। वैसे रिकैप करते रहेंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनते रहेंगे तो काफी बार ये रिवाइज होते रहते हैं। एक और दर्रा है बारू दर्रा। बारू दर्रा जो है वो धर्मशाला वाले रीजन को चंबा के साथ कनेक्ट करने का पहाड़ी रास्ता है, तो उस दर्रे को बोलते हैं बारू। ठीक है। और पादरी दर्रा, पादरी दर्रा जो है वो चंबा में ही लोकेटेड है, लेकिन ये चंबा को कनेक्ट करता है भद्रवाह जगह से, और भद्रवाह पड़ती है जम्मू में, तो चंबा को जम्मू के साथ जोड़ता है पादरी दर्रा। तो ये थे चंबा के दर्रे। इसके अलावा आपको चंबा में और कोई दर्रे देखने को नहीं मिलेंगे, फेमस यही हैं। तो क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो याद रखेंगे या समझते रहेंगे इनको। मूव करेंगे हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। रूपी भावा शरण स्थल, है ना। अब जो हिंदी में होंगे उनको शरण स्थल का मतलब तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बाद में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा क्वेश्चन, तो रूपी भावा सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है। ठीक है। रूपी भावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस जिले में है? तो देखो ऑप्शन थे किन्नौर है, शिमला है, मंडी है, बिलासपुर में है। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। देखो वर्तमान में आपको हिमाचल प्रदेश में कुल 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देखने को मिलेंगी। 31, ठीक है, 31। उनमें से जो 3 हैं, कौन कौन सी? एक रूपी भावा, एक रकदम छितकुल और एक है लिप्पा आसरंग। कौन कौन सी? रूपी भावा, रकदम छितकुल और लिप्पा आसरंग। ये तीनों की तीनों किन्नौर में देखने को मिलेंगी। 3 है किन्नौर में, और तीनों की ये जो 3 है वो किन्नौर में है। तो ऑप्शन, हमने तो सिर्फ रूपी भावा के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन ए। तो रूपी भावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किन्नौर में है। अगर आपको ऐसे याद रहता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि लिप्पा आसरंग के बारे में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज भावा यहां से याद रखो। रूपी का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन भावा नदी जो है या भावा जल विद्युत परियोजना जो है वो किन्नौर में है। तो भावा जो सेंचुरी है वो भी कहां पर होगी? किन्नौर में। ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश इज किब्बर। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही नहीं है, किब्बर विश्व का सबसे ऊंचा गांव है जो लाहौल स्पीति में है। और किब्बर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका जो एरिया है वो 1400 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में देखो एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, किब्बर, लेकिन सब पे भारी है क्योंकि सबसे बड़ी है ये हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है शिली कहां पर है? 2 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, और ये आपको सोलन में देखने को मिलेगी। सोलन डिस्ट्रिक्ट सोलन। ठीक है। सोलन में आपको 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगी। एक शिली, ठीक है, एक दाड़ला घाट, ये तो नाम से भी याद रहेगा क्योंकि दाड़ला घाट जगह है सोलन में। एक मजाठल और चायल। तो दाड़ला घाट और चायल को तो याद रखने की जरूरत नहीं है, शिली याद रहेगी क्योंकि सबसे छोटी है। एक को याद रखिए मजाठल, क्योंकि ये बोलने के चांसेस हैं, इसको बोलने के चांस रहेंगे क्योंकि ये ज्यादा नाम से जुड़ी हुई नहीं है सोलन के आसपास ना। तो देखो किन्नौर और सोलन की तो आज ही डिस्कस कर ली, लाहौल स्पीति की भी एक ही थी, वो भी डिस्कस होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप क्वेश्चनों से ही अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो एचपी जो जीके है वो तो ऐसे ही कवर हो जाएगा, है ना। उसको ऐसे ग्रंथ लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। मूव करेंगे 5th क्वेश्चन की तरफ। कुछ इमेजेस हैं, देखो ये रहा किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एंट्रेंस गेट बनाया गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी है, और ये स्पीति वाइल्ड लाइफ जो डिवीजन है उसके अंतर्गत आती है। तो ये उसका एंट्रेंस गेट। ये किब्बर मैं आपको बता रहा था, इस गांव में है ये किब्बर, बेसिकली विलेज इन स्पीति वैली है, और ये बेसिकली हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड है। 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गांव विश्व का सबसे ऊंचा गांव है ये। ठीक है। और ये रही शिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक इमेज जो सोलन में है, उसकी एक छोटी सी इमेज, तो ये सोलन में है। ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया था शांशुर गोम्पा क्या होता है? मोनेस्ट्री। शांशुर गोम्पा ये किस जिले में स्थित है? तो देखो
जो गोम्पे होता है, गोम्पा बेसिकली होता क्या मैं आपको बताता हूँ। गोम्पा को हिंदी में मठ कहते हैं। वो कई बार एग्जाम में गोम्पा ना लिख के मठ लिख सकता है, बिहार लिख सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं मोनेस्ट्री को। मोनेस्ट्री बेसिकली जो बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी, जो बौद्ध मंदिर होते हैं, एक तरह से मैं कहूंगा मोनेस्ट्री क्या होगी, बौद्ध मंदिर। जैसे हिंदुओं के हमारे मंदिर होते हैं उसी तरह बौद्ध के मंदिरों को मठ मुठ या गोम्पा या बिहार इस तरह से नाम दिए जाते हैं इनको, ठीक है। तो ये वाले मठ बेसिकली आपको देखो, दो ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। कुल्लू में कोई बौद्ध धर्म ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पर मठ वगैरह मैंने सुने नहीं है, नहीं चंबा में भी नहीं है। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति, किन्नौर में तो 2 3 4 ही हैं, 2 की या 2 हैं, ये 3 हैं, इस तरह से हैं। लाहौल स्पीति में है सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर हो जाता है लाहौल स्पीति। मान लो आपको याद नहीं था तो लाहौल स्पीति के साथ जाना चाहिए था, ठीक है। देखो लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये 2 जगह में आपको ज्यादातर मठ देखने को मिलेंगे। तो लाहौल स्पीति काफी बड़ा जिला है, तो लाहौल में अलग है। देखो लाहौल में जब आप जाओगे लाहौल घाटी में, तो गुरु घंटाल मठ, गैमूर बिहार, मैंने कहा मठ बोलो बिहार बोलो, है ना, गैमूर, शांशुर गोम्पा जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था, करदांग, केलांग में मिलेगा आपको करदांग मठ, तायुल बिहार, ये देखने को मिलेंगे आपको लाहौल में। जब आप स्पीति जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ताबो, जिसको कि हिमालय का अजंता भी कहा जाता है, धनकड़, और की गोम्पा जो स्पीति का सबसे बड़ा मठ है, ये की गोम्पा, और ताबो विश्व का सबसे पुराना मठ है ताबो, ठीक है। और किन्नौर में जाओगे तो आपको कनाम, पुह तो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुह उपमंडल है किन्नौर में, जांगी और लिप्पा, ये 4 मठ आपको देखने को मिलेंगे किन्नौर में। अब देखो इतना ज्यादा तो हम याद रख सकते हैं नहीं, तो इसका एक ही तरीका है कि आप किन्नौर वाले याद कर लो, उसके अलावा कोई भी आया तो सारे कहां जाएंगे, लाहौल स्पीति, है ना। ये इसको बोला जाता है स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, कि आप क्या करो, सारों को याद मत करो, है ना, आप सिर्फ किन्नौर वाले याद कर लो, जो बाकी के जो बचे हैं वो सारे इनडायरेक्ट वे में लाहौल स्पीति में तो चले जाएंगे। तो ऑप्शन लाहौल स्पीति आप टिक लगा सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसका ऑप्शन ए था, जो शांशुर मठ है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये रही उसकी इमेज, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो मैनेज कीजिएगा, सॉरी। जो शांशुर मोनेस्ट्री है ये उसकी इमेज जो आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी, लाहौल घाटी में है ये बेसिकली। तो ये उसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। इसको बनाया था लांबा देवा ग्योत्सो ने, जो कि भूटान के किंग के क्या थे, मिशनरी थे। और यहाँ पर थुनगा की पेंटिंग देखने को मिलेगी, उनके जो बौद्ध धर्म में 80s सिद्ध हुए हैं उनकी आपको यहाँ पर मूर्तियां देखने को मिलेंगी, पेंटिंग। और जून और जुलाई में यहाँ पर छांब नृत्य होता है, छांब नृत्य काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। छांब जो राक्षस नृत्य होता है एक तरह से, वो इस गोम्पा में होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और शांशुर का मतलब होता है ब्लू पाइन्स, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो शिला चोटी है, शिला, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है। जो शिला चोटी है वो आपको हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड देखने को मिलेगी। देखो शिला 7026 मीटर ऊंची जो एक चोटी हिमाचल प्रदेश में 7026 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चोटी है, उसका नाम है शिला। इनफैक्ट 7026 मीटर की ऊंचाई के साथ ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची, उसका नाम है शिला। और शिला पड़ती है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, इसकी अल्टीट्यूड 7026 मीटर। जास्कर पर्वत श्रृंखला में ये लाई करती है ना। श्रृंखला बेसिकली एक बहुत सारी चोटियां जिस एक का एरिया होता है जहां पर बहुत सारी चोटियां लाई करती हैं, तो ये एक श्रृंखला, और उसमें इस श्रृंखला में स्थित एक चोटी है शिला। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटियां है ना, 3 हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ऊंची चोटियां जो 3 है वो सारी की सारी किन्नौर में ही है, और इसी पर्वत श्रृंखला में लाई करती हैं। कौन कौन सी? शिला 7026, लियोपार्जिन 6791 मीटर, और शिपकी
6606 मीटर। ये तीनों की नॉर्म है और जास्कर रेंज में लाई करती है ना, जास्कर रेंज। तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में, जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, कांगड़ा सहकारी बैंक या कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, केसीसी भी कहते हैं, है ना। केसीसी तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा क्योंकि एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं वो बैंक की, तो केसीसी बैंक वगैरह की तो पता होगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो केसीबी केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक या केंद्रीय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो बना था मार्च 1960 में, मार्च 1960। तो यहाँ तो ईयर पूछा था तो 1960, ऑप्शन ए, ठीक है। हाल ही में ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि ये बैंक जो है वो हाल ही में या कुछ 2019-20 वाले एरिया में 19 में काफी चर्चा में रहा था, चेयरमैन को लेकर, चेयरमैन की नियुक्तियों को लेकर, ठीक है। और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो है वो इसके हाल ही में न्यू चेयरमैन बने हैं, तो करंट से जुड़ा हुआ था इसलिए इस एग्जाम में पूछ लिया गया। तो हिमाचल प्रदेश का करंट अपडेट, हिमाचल प्रदेश के प्रति आप अपडेटेड जरूर रहिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगा, धर्मशाला, केसीसी बैंक का हेडक्वार्टर धर्मशाला में है, ठीक है। मूव करेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन पूछा गया था कि मनाली में लगता है डूंगरी मेला। इसने खुद ही बता दिया कि डूंगरी मेला कहाँ लगता है, मनाली वाला, वो मनाली वाले डूंगरी मेले की बात कर रहा है। इनफैक्ट डूंगरी मेला एक ही जगह लगता है मनाली में, वो किस महीने में होता है। तो देखो याद रहे, डूंगरी मेला जो है वो समर्पित है देवी हडिम्बा को। देवी हडिम्बा का मंदिर है मनाली में, उसी मंदिर के सामने ये जो मेला है वो मई में लगता है, यहाँ पर डूंगरी मेला इसी मंदिर के प्रांगण में लगता है। मैं कहूँ इसी मंदिर के प्रांगण में मई महीने में डूंगरी मेला लगता है। तो कब लगता है, हमने तो सिर्फ मंथ पूछा था, तो मई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। याद कैसे रखें डूंगरी मेला, ये मंथ याद कैसे रखें, तो देखो मैं आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूं। डूंगरी मेला जो कब लगता है, कहां डूंगरी मेला लगता कहां है, ये तो सबको पता है, हडिम्बा देवी के मंदिर के सामने। और हडिम्बा देवी का मंदिर कहां है, मनाली में। तो मनाली कहां से शुरू होता है, म से, और मई कहां से शुरू होता है, म से, तो मई में। ऐसे याद रखना है, मनाली से म से मनाली और म से मई, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे कि मार्च भी तो है, म से शुरू होता है। नहीं भाई, मार्च में तो आ की मात्रा भी लगी हुई है, मई में थोड़ा ना, म अकेला होना चाहिए, कंडीशन ये। तो बेटर आप माँ के साथ जाओगे कि म के साथ जाओगे, तो मई, है ना, मई। देखो हडिम्बा जो है देवी का मंदिर जो आपको मनाली में है, उसको डूंगरी मंदिर भी कहते हैं। डूंगरी, बेसिकली हडिम्बा को डूंगरी भी कहा जाता था, डूंगरी देवी है ये, इनका मंदिर है मनाली में। जो इनका इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था 1553 ईस्वी में, राजा बहादुर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। काफी पॉपुलर मंदिर है हिमाचल प्रदेश का ये। और किस शैली में निर्मित है, तो पगोड़ा शैली, पैगोड़ा शैली है ना। ये पगोड़ा शैली की होती है। ये रहा उसकी इमेज, देखो ये रहा आपका हिडिम्बा देवी का मंदिर। इसी मंदिर के प्रांगण में जो आसपास का एरिया है, यहाँ पर जो है वो डूंगरी मेला लगता है हिडिम्बा देवी की याद में, मई में। देखो मनाली में है तो मई में, ठीक है। ये कुछ उनके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये डूंगरी टेम्पल भी कहते हैं इसको, हिडिम्बा टेम्पल भी कहते हैं, हिडिम्बा देवी का टेम्पल भी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, आपको देखने को मिलेगा मनाली में। और हिडिम्बा देवी जो है वाइफ रही हैं भीम की, इनका एक पुत्र भी हुआ था घटोत्कच, है ना। भीम महाभारत से संबंधित हैं, महाभारत वाले भीम है वो, बेसिकली उनकी बात कर रहा है वो। और द हिडिम्बा देवी टेम्पल को जो बिल्ड किया था वो 1553 AD में महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा इसको बिल्ड अप किया गया था। और यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल लगता है डूंगरी मेला, डूंगरी मेला ना, मई में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता था कि पगोड़ा शैली क्या होती है। देखो इस तरह से जो मंदिर निर्मित होते हैं ना, ये देखो सीढ़ी नुमा और ऊपर एक टोपी सी लगी होगी, ये इस टाइप की जो शैली होती है उसको बोला जाता है पगोड़ा शैली। आपको कुल्लू में जाओगे, आपको कुल्लू के मैक्सिमम मंदिर आपको इसी शैली में देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऋषि पराशर का मंदिर, मनु मंदिर और हिडिम्बा देवी का मंदिर, ये सारे के सारे इसी शैली में निर्मित है। तो इस तरीके से जब हम मंदिरों का स्ट्रक्चर होता है तो वो पगोड़ा शैली उसको कहा जाता है, ठीक है। मूव करेंगे हम 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था कि चंबा रियासत,
इसकी स्थापना किसने की थी? मारू ने, सेन वर्मन ने, हंस वर्मन ने, या नन ऑफ दीज? तो देखो, चंबा रियासत, जो चंबा प्रिंसली स्टेट था, रियासत थी हिमाचल प्रदेश की, 30 रियासतों में से एक थी। तो इसके संस्थापक या प्रथम शासक रहे हैं मारू वर्मन। मारू वर्मन 550 ईस्वी में उन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी। तो मारू वर्मन, जब उन्होंने इस रियासत की स्थापना की तो उन्होंने जो इसकी राजधानी बनाया उसको बनाया ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर, जिसको आज हम भरमौर कहते हैं, ब्रह्मपुर, उन्होंने इसकी राजधानी बना दी। ठीक है, खोज की इस रियासत की, इसको बसाया और इसका राजधानी को नाम दे दिया ब्रह्मपुर। ठीक है, फिर 940 से 20 के दौरान जो शासनकाल रहा इस रियासत का, जो राजा बने वो थे साहिल वर्मन। साहिल वर्मन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चंबा शहर खोजा, जो चंबा टाउन है वो वाली जगह, उनको वहां पर घूमे और वो जगह उनको काफी पसंद आई और अपनी जो बेटी थी चंपावती के नाम पर उन्होंने जो उन्होंने जगह देखी चंबा शहर वाली, उसका नाम चंबा रख दिया, चंबा शहर, 920 ईस्वी में। ठीक है, खोज दी उन्होंने जगह। फिर क्या हुआ, उनके गुरु हुए हैं, धार्मिक गुरु हुए हैं उनके, योगी चरपटनाथ। किनके गुरु? साहिल वर्मन के गुरु। उन्होंने सलाह दी कि भाई जो आपने जगह खोजी है चंबा शहर, इसको आप क्या करो, ब्रह्मपुर से राजधानी कन्वर्ट कर दो आप चंबा शहर। उन्होंने सलाह दी और उन्हीं की सलाह पर उन्होंने इस रियासत की राजधानी को ब्रह्मपुर में कन्वर्ट कर दिया, ब्रह्मपुर से चंबा शहर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चंबा शहर। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा राजा था, तो साहिल वर्मन। किसकी सलाह ली थी उन्होंने? अपने धार्मिक गुरु योगी चरपटनाथ से। हालांकि उनको संतान की प्राप्ति जो साहिल वर्मन को हुई थी वो इन्हीं की मदद से हुई थी। ठीक है, योगी चरपटनाथ। और इस रियासत का जो अंतिम शासक रहा है वो है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, ठीक है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देता चलूं। देखो, वंश होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे, खासकर जो HPSSC वाले एग्जाम हुए उनमें वंशों से जुड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, वर्मन वंश, वर्मन, तो वर्मन, साहिल वर्मन, मारू वर्मन, सेन वर्मन, ये जो वर्मन वंश था ये चंबा के साथ, चंबा रियासत के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, वर्मन। कटोच वंश, कटोच, है ना, सुशर्मचंद्र, या ये जो बेसिकली कटोच वंश है वो कांगड़ा के रियासत के राजाओं के साथ संबंधित रहा। प्रकाश वंश, जैसे जगत प्रकाश, है ना, और बहुत सारे प्रकाश हुए हैं, बादल प्रकाश, कुछ ये सिरमौर के राजा जो हैं उनके नाम, जो सिरमौर रियासत हुए हैं उनके राजाओं के नाम के आगे आपको प्रकाश नाम, जो अंत में प्रकाश जो देखने को मिलता था, तो प्रकाश वंश सिरमौर रियासत से संबंधित है। और सेन, अजवर सेन, बाहु सेन, बाण सेन, ये सारे के सारे सेन वंश मंडी और सुकेत रियासत से संबंध रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। मूव करेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस एग्जाम में पूछा गया था। इस एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश जीके से जुड़ा हुआ, तो 1977 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ। ठीक है, ये कह रहा है कि 1977 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा बनी थी, तब उसके स्पीकर कौन बने, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन बने? तो रणजीत सिंह वर्मा थे, सरवन कुमार थे, राणा कुलतार चंद थे, ठाकुर सेन नेगी थे, कौन थे? ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये बन गया 18वां राज्य भारत का। ठीक है, 1972 में यहाँ पर चुनाव होते हैं और सीएम बनते हैं 4th टाइम, 4 बार ही सीएम बने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, और दोबारा से 4th टाइम बनते हैं 1972 में। 1972 से 77 तक रहते हैं और ये इनका अंतिम बार होता है। ठीक है, अंतिम बार बनते ही 72 से 77 तक। तो 72 से 77 के बीच में विधानसभा अध्यक्ष रहे श्री कुलतार चंद राणा। कब से कब? 72 से 77 तक। लेकिन 77 में फिर चुनाव हुए, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, फिर से चुनाव हुए और विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं चौधरी सरवन कुमार। सिर्फ मात्र 2 वर्ष के लिए बनते हैं चौधरी सरवन कुमार। तो ऑप्शन बी, सरवन कुमार, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था सरवन कुमार, ऑप्शन बी। 77 से लेकर 79 2 वर्षों के लिए रहते हैं। देखो, 1977 से 83 के बीच में ना काफी राजनीतिक, आपको हिमाचल प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा आपको फेरबदल देखने को मिलेगी। 1977 में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री राम लाल ठाकुर बन जाते हैं क्या? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट।
1977 में बन गए। लेकिन 1977 में ही एक वर्ष भी ये नहीं टिकते हैं और इनकी जगह ले लेते हैं जनता पार्टी के नेता शांता कुमार। शांता कुमार, ठीक है। फिर 1977 से लेकर 80 तक ये रहते हैं। फिर 80 में 3 साल के बाद जो शांता कुमार की जो जनता दल थी या उनकी जो सीएम की जो सदस्यता थी या जो विधानसभा इनके अंदर इनके शासन में चल रही थी उसको भंग कर दिया जाता है और ये भंग हो जाती है। और 1980 से 83 के बीच में फिर से श्री रामलाल ठाकुर जी जो है वो सीएम आते हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है हिमाचल प्रदेश की खासकर इन ईयरों में, ठीक है। तो 1977 आई थिंक मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो 1977 का तो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन 1992 में हिमाचल प्रदेश में 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी कहते हैं इसको, ये लग चुका है। 77 का तो पता नहीं, लेकिन 92 तो कन्फर्म है। 1992 मेरे ख्याल 77 2 बार लगी है हिमाचल प्रदेश में नेशनल इमरजेंसी, तो ये 77 और 92। तो 77 में क्यों लगी थी, ये बेसिकली पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे थे, इस वजह से ये लगी थी। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जयवंत राम। पंडित जयवंत राम, ठीक है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन रही हैं? श्रीमती विद्या स्टोक्स। विद्या स्टोक्स, राजा वीरभद्र सिंह इनको अपनी बहन कहते थे, श्रीमती विद्या स्टोक्स को। ये उनकी कुछ इमेज है। ये रहे पंडित जयवंत राम, उनकी इमेज। हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा थी या हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट स्पीकर रहे हैं 1952 से 56 के दौरान रहे ये। और ये रही विद्या स्टोक्स, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। ठाकुर सेन नेगी, ये 3 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और सर्वाधिक अवधि इन्हीं के नाम है। सर्वाधिक समय तक मैं कहूं तो जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं ठाकुर सेन नेगी। कहां से हैं? किन्नौर। इनको प्राउड ऑफ किन्नौर, किन्नौर के लोग इनको देवता समान पूजते हैं, ठीक है। ये रहे उनकी इमेज, ये प्राउड ऑफ किन्नौर, इनको एक टाइटल दिया जाता है। लेट अब ये दिवंगत हो चुके हैं ठाकुर सेन नेगी। ये हैं वो हिमाचल तीन बार हिमाचल प्रदेश जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर बन चुके हैं, तो सर्वाधिक बार यही है। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के स्पीकर हैं या विधानसभा अध्यक्ष हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा करंटली अपडेटेड होते रहे हैं। ये पहले राजीव बिंदल थे काफ़ी समय से, फिर ये खाली चल रही थी जगह, और अब जाके बने हैं श्री विपिन सिंह परमार। 16 विधानसभा क्षेत्र से ये जीत कर आए थे, श्री विपिन सिंह परमार। इन्होंने रिप्लेस किया है डॉक्टर राजीव बिंदल जी को। क्यों रिप्लेस किया है? क्योंकि डॉक्टर राजीव बिंदल बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए इन्होंने ये पद छोड़ दिया और इनके इस पद को संभाला अब विपिन सिंह परमार। ये रही उनकी इमेज, ये रही उनकी इमेज, है ना, विपिन सिंह परमार। ये 16 विधानसभा क्षेत्र या कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं और करंट स्पीकर हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये जो 10 क्वेश्चन है वो आए थे, एक बार इनको रिकैप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था सुकेती झील। ये आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, सुकेती लेक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ठीक है। तो ऑप्शन सी। तंतगिरी जो जलधारा है वो बादल और तंतगिरी बेसिकली रावी नदी की सहायक नदियां हैं जो चंबा और पांगी को दराटी और साच दर्रे कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन में सिर्फ साच था, साच। रूपी भाभा जो सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है किन्नौर में। किन्नौर में इसके अलावा 2 और हैं, एक रकदम चितकुल और लिप्पा असरंग, ठीक। शारुंग गोम्पा ये आपको लाहौल घाटी में देखने को मिलेगा जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, शारुंग गोम्पा। शिला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो कि आपको किन्नौर में देखने को मिलेगी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ठीक है। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक केसीसी की स्थापना मार्च 1960 में हुई थी, मार्च 1960, ठीक है, मार्च 1960। 8th क्वेश्चन था जो मनाली में डूंगरी मेला लगता है, म से मनाली और म से मई।
तो जो डूंगरी मेला लगता है वो लगता है मई में, ठीक है। 9th क्वेश्चन जो था वो चंबा रियासत के संस्थापक थे मारूवर्मन, ऑप्शन ए। 550 ईस्वी में उन्होंने इसकी खोज की थी और राजधानी को बनाया था ब्रह्मपुर। बाद में साहिल वर्मन ने इसको चेंज करके चंबा शहर ट्रांसफर कर दिया 920 में, ठीक है। 10th और लास्ट क्वेश्चन ने डिस्कस किया, जब 1977 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा गठित हुई थी तो इसके स्पीकर थे चौधरी श्रवण कुमार, ऑप्शन बी। सो नाउ गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।